अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ये दो में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टू सेव बी फ्रॉम एनी लॉसेस caused बाय द थर्ड पर्सन और caused बाय ए हिमसेल्फ। तो ए हमारा 124 है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आता है, दूसरा चीज़ आता है कि ए को कब नुकसानी की भरपाई करेगा ए। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बी कुछ भी करेगा और ए उसकी भरपाई कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो 124 के बाद 125 सेक्शन आता है जो आगे की बात करता है, जो बताता है क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर्स। क्षतिपूर्तिधारी के विरुद्ध वाद में उसको नुकसानी का संदाय करने के लिए या मूल्यों को उठाने के लिए विवश हो सकता है। अपने मौके में वह वचनदाता क्षतिपूर्ति के विरुद्ध नुकसानी और मूल्यों आदि को वसूलने के लिए कार्रवाई कर सकता है जो कि उसने स्वयं संदत्त किए हुए हैं। यदि क्षतिपूर्ति ने ऐसे किसी मामले में क्षतिपूर्ति का वचन दिया हो तो इस संबंध में हमारा जो सेक्शन 125 है वह बात करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने इस बार हमको कुछ लोग कमेंट में सजेस्ट किए थे कि पहले नोट्स बना के फिर पढ़ाते हैं, तो हम कुछ ट्राई कर रहे हैं उस तरीके से। सेक्शन 125 है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सर्व्ड विथ इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। मतलब सेक्स ए और बी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उसके आधार, उसके विद इन मतलब उसके लिमिट में रहते हुए चीज़ों पर ही बी जो है ए से नुकसानी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बी कुछ भी करे और ए उसको नुकसानी देगा। तो पहला क्या है, वे सब नुकसानी वाद में विवश किया जाए। वे सारे नुकसानी जिसके लिए बी जो है किसी वाद में नुकसानी में विवश किया जाए, मजबूर किया जाए। दूसरा है वह सब खर्चे बाद में विवश किया जाए, ऐसा काम करने जो नुकसानी की संविदा के अभाव में भी करता। मतलब बी वो काम करे, वह जब तब भी करता जब उसको ऐसा कुछ ना होता कि मेरे को नुकसानी भरपाई कर दिया जाएगा। मतलब अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना होता, नुकसानी वाली कॉन्ट्रैक्ट कोई ना होती, फिर भी वह काम करता। तो दूसरा, अगर वो ऐसा वो काम कर रहा है तो ए से वह नुकसानी प्राप्त करने का है। तीसरा, ऑल सम्स पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज सूट। अगर किसी विवश विबंध में बी कोई काम करता है और फ्री माइंड से, मतलब कोई कोरिएशन वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, एक भाव अच्छा होना चाहिए, तो बी जो है ए से ले सकता है। ये हमारा सेक्शन 125 बात करता है। अब यहाँ पर एक हमारा बहुत ही फेमस केस है, नेशनल ओवरसीज वर्सेस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2008। ये इलाहाबाद का केस है। इसमें कहा गया है कि वचनदाता की शर्तों का उपेक्षा करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार खत्म हो जाता है। अगर बी जो है वे वचनदाता की शर्तों का यानी कि ए के शर्तों का उल्लंघन करता है तो कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा, कोई भी इंडेमनिटी नहीं मिलेगा। ये केस का नाम है नेशनल ओवरसीज वर्सेस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2008 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ जानते हैं, सिनारियो जानते हैं। कौन सा सिनारियो जानेंगे हम लोग कि यहाँ पर कुछ मामलों में, यहाँ पर एक और केस है यूनाइटेड, यहाँ एक फेमस केस है लैंडमार्क केस। इसको पता नहीं लैंडमार्क केस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बहुत फेमस केस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया 1981 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें बोला गया था बैंक गारंटीज एंड सेटर्स ऑफ क्रेडिट्स एज वेल एज इंडेमनिटी गिवन बाय अ बैंक कवर अंडर सेक्शन 125। अगर मैंने आर्टिकल बोल दिया हो तो यहाँ आर्टिकल नहीं होता है क्योंकि आर्टिकल जो है केवल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, बाकी जगह हम उसको सेक्शन यानी कि धारा बोलते हैं। तो 125 धारा में कवर होता है। मतलब बैंक जो गारंटीज देती हैं या कोई वो पत्र, क्रेडिट पत्र देता है या बैंक कोई क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है तो सेक्शन 125 के अंदर कवर होता है।
अब हम लोग पिछली बार ये पढ़े थे कि दो सिनारियो होता है, जैसे क्या कि ए और बी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेक्शन 124 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ए बी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दो सिनारियो हो सकता है। पहला सिनारियो क्या है कि पहले बी जो है नुकसानी की भरपाई कर दे, बी जो है वह नुकसानी की भरपाई कर दे। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी पहले ए से मांगे फिर वो नुकसानी दे। तो यहाँ पर कौन सी सिनारियो में क्या होता है ये चीज़ हम देखेंगे। आप लोग दो सिनारियो जान चुके। अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं, इंग्लिश की जो कॉमन इंग्लिश का जो इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है, तो कॉमन लॉ में क्या होता है कि ए और बी में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडेमनिटी का, तो बी पहले नुकसानी उठा लेगा, बी पहले वास्तविक नुकसानी, रियल क्षति उठा लेगा। उसके बाद ही वह ए से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है, अपना वो चीज़ें कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी बाहर ही मामले को निपटा लेते हैं तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वे कोर्ट में जाते हैं तो ही इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला सिनेरियो है। तो इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ है, इंग्लैंड में कॉमन लॉ जो है वह बोलता है कि पहले बी जो है वास्तविक नुकसानी उठा ले, बी जो है वास्तविक नुकसानी उठा ले, फिर ही वो ए से मांग सकता है। लेकिन जो इंग्लैंड का साम्या लॉ है, साम्या कोर्ट है, इक्विटी कोर्ट है, इक्विटी कोर्ट बोलता है कि नहीं, बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि बी बहुत ही गरीब हो, बी जो है बहुत ही गरीब हो, जो वास्तविक नुकसानी उठाने के हालत में हो ही ना, तो वो जो है पहले ए से वाद लाकर ए से नुकसानी मांग सकता है कि आगे नुकसानी होने वाला है। अब यहाँ देखिए, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि नुकसानी कब उठाएगा, जब वो शर्तों को पूरा करा हो, जब वह शर्तों को पूरा करा हो। हम लोग इसमें केस पढ़े हैं, कौन सा केस पढ़े हैं, नेशनल ओवरसीज वर्सेस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2008 इलाहाबाद का केस है। वचनदाता की शर्तों को उपेक्षा करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं रहता है। तो हम इंग्लिश लॉ में पढ़ चुके हैं क्या कि अगर ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडेमनिटी का, बी को अगर असली में नुकसानी हुआ है तो ही वह ए को स्यू कर सकता है, ए के खिलाफ वाद ला सकता है अपने क्षति को पूर्त करने के लिए, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। ये है इंग्लैंड का कॉमन लॉ। लेकिन वहाँ की जो साम्या कोर्ट है, वहाँ का जो इक्विटी कोर्ट है, उसने क्या बोला है कि नहीं, कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि बी जो है वो बहुत ही गरीब हो सकता है, जो वास्तविकता में हानि उठाने के काबिल ना हो, वास्तविकता में हानि उठाने के काबिल ना हो, यानी इसलिए वह पहले ही ए को स्यू कर सकता है। बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई केस देखने को नहीं मिलता है और विभिन्न प्रकार के हाई कोर्ट्स में डिस्प्यूट्स हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार के हाई कोर्ट्स का सेट है। पहला हाई कोर्ट का सेट बोलता है कि ए और बी में क्या, जब बी नुकसानी दे करके फिर से ए मांगे, तो पहला सिनारियो क्या बोलता है, पहला सिनारियो बोलता है कि पहले बी नुकसानी दे करके फिर ए से मांगे। लाहौर और नागपुर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रकट किए गए मत के अनुसार किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति से पूर्व उसके द्वारा क्षति उठानी जानी चाहिए, यानी कि किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि क्षतिपूर्तिधारी वास्तविकता में हानि ना उठा ले। तो ये हमारा लाहौर और नागपुर हाई कोर्ट का केस है। इसमें श्याम सुंदर बनाम चंदूलाल का केस है, श्याम सुंदर बनाम चंदूलाल का केस है, 1935 का लाहौर हाई कोर्ट का केस है। रंगनाथ बनाम पुचुसाव 1935 नागपुर का केस है। शंकर वर्सेस लक्ष्मण 1940 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। ये तीनों में हाई कोर्ट बोलती हैं कि पहले बी जो है नुकसानी दे करके फिर ए से मांगेगा, मतलब पहले बी जो है वास्तविक नुकसानी उठाएगा। क्या उठाएगा? वास्तविक नुकसानी उठाएगा। लाहौर और नागपुर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रकट किए गए मत के अनुसार किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति से पूर्व उसके द्वारा क्षति उठाई जानी चाहिए, मतलब वास्तविक नुकसान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक लैंडमार्क केस आप इसको बोल सकते हैं।
यहाँ पर क्या है, पहले जेड से पहले बी जो है वह ए से मांग सकता है। जो इंग्लैंड की साम्या, ये इंग्लैंड की जो साम्या कोर्ट बोलती है वो उसी को फॉलो करते कुछ हाई कोर्ट्स। इसमें है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन 1942 1942 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, जिसमें जस्टिस झगड़ा करके नाम है उनका, जो कथन है कि ए जो है वह गरीब हो सकता है बहुत ही, सॉरी बी 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 बहुत गरीब हो सकता है जो वास्तविक नुकसानी को उठाने के फेवर में, मतलब वो वास्तविक नुकसानी उठा ही नहीं सकता है। मतलब बी जो है पहले ही ए से मांग ले, स्यू कर ले। हम बात कर रहे हैं कि अगर बाहर सेटल हो जाता है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम वही सब पढ़ते हैं जो मामले कोर्ट में जाते हैं। अगर बाहर हो गया तो वो दूसरी बात हो जाती है, तो फिर वो लोग जैसे भी अपना रजामंदी करके कर सकते हैं। तो बी जो है ए से पहले ही स्यू करके बी ए के खिलाफ वाद लाकर पैसे ले सकता है, अपनी क्षति पूर्ति कर सकता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा उठा सकता है। तो इसमें सबसे फेमस केस है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन 1942 बॉम्बे का केस है, जिसमें जस्टिस झगड़ा बोलते हैं कि इंग्लैंड का जो साम्या कोर्ट है, इक्विटी कोर्ट है, उसकी बात ही सही है। इसके बाद से प्रफुल्ल कुमार वर्सेस गोपी बल्लभ सेन 1944 1944 कोलकाता का केस है। फिर रामालिंग वर्सेस अन्ना मलाई मद्रास का केस है। चुन्नीबाई वर्सेस नथुबाई पटना का केस है। अब्दुल माजिद बनाम अब्दुल राशिद 1936 इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसमें सबसे फेमस सबसे इम्पोर्टेंट केस है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन 1942 बॉम्बे का केस है। जस्टिस झगड़ा की बातें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉ कमीशन जो हम जानते हैं, लॉ कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना तो उसे किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव के एक आर्डर द्वारा बनाया गया है, कार्यपालिका के एक साधारण आदेश द्वारा बनाया गया है। तो एक चीज़ ध्यान लीजिएगा, लॉ कमीशन के 13वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने बोला है कि 124 सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें भी अमेंडमेंट करके उसको व्यापक किया जाना चाहिए कि ह्यूमन के द्वारा जो चीज़ें हुई हैं पर्सन के द्वारा, उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी इंडेमनिटी के कॉन्टेक्स्ट में कवर किया जाए। और सेक्शन 125 में भी अमेंडमेंट करके उसको जो है इंडेमनिटी होल्डर्स के जो अधिकार हैं उसको अच्छे से परिभाषित किया जाए। हमारा सेक्शन 125 क्या है? सेक्शन 125 है क्षतिपूर्ति के अधिकार, जबकि उस पर बाद लाया जाए। द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन ही स्यूड, ठीक है, विथ इन अथॉरिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर बी का अधिकार नहीं रहता। हमने केस लॉ में देखा। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉ कमीशन ने सेक्शन 124 और सेक्शन 125 में अमेंडमेंट करने की बात की गई है। 125 में कहा गया है कि इंग्लैंड के साम्या कोर्ट की बात को अपना लिया जाए, यानी कि हमारे जो जस्टिस झागला ने जो कहा है, जस्टिस झागला ने जो कहा है उस चीज़ को अपना लिया जाए। जस्टिस झागला ने जो चीज़ कहा है उस चीज़ को अपना लिया जाए। तो ये सारा चीज़ है, इस सब के बारे में आप जानें। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हमसे कुछ पूछ सकते हैं। एंड फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच।